बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की भी, पाकिस्तान की सियासत की, और आज केपी के अंदर क्या क्या हुआ। माली साल का जो बजट है 2026-27 का, वो आज पेश कर दिया गया और उसके ऊपर ज़ाहिर आइंदा आने वाले दिनों के अंदर दीगर डेवलपमेंट्स होंगी। उसके बाद वो बजट पास कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफी जान साहब, जो कि रिप्रेजेंट भी करते हैं केपी गवर्नमेंट को, वो कह रहे थे कि 3 महीने का बजट पेश करने के बारे में सोचा गया और कुछ आईनी रेस्ट्रेंट्स थे, जिसकी वजह से फिर ये फैसला किया गया कि 1 साल। लेकिन अब इसमें सवाल ये कि वो तो कह रहे थे कि इमरान खान साहब से जब तक मुलाकात नहीं होती तब तक हम बजट पास नहीं करेंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना फैसला बदला और बजट जो है वो पेश कर दिया गया, और वो जाहिर है वो पास होने के भी बिल्कुल करीब है। और इसके जो मजीद खदोखाल हैं, जो फीचर्स हैं, वो भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। 92 अरकान असम्बली के इत्तेफाक राय के बाद 48 अरब रुपए का ये खसारे का बजट वो असम्बली में पेश किया गया है। फिर उसके बाद आज कौमी असम्बली के अंदर भी बहुत ही कुछ गैर मामूली सरगर्मियां देखने में, जहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब वो जाते हैं, अपोजिशन क़यादत से मुलाकात करते हैं, खुद उनसे मुसाफिया करते हैं, और फिर उसके बाद उनके ऑर्डर्स के ऊपर एक जो हुकूमत के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जाके अपोजिशन की जमात से बात करते हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब बीइंग ऑन टॉप, उनसे बातचीत होती है और ये बताया जाता है कि जो कुछ रिजर्वेशंस हैं ख़ास तौर पे केपी को लेके, केपी बजट और एनएफसी से मुतालिक, वो सुना जाए, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर के भी है कि वो गए और उनकी बातचीत हुई है। तो प्रोग्राम में मुख्तलिफ टॉपिक से हम देखेंगे कि जो नाराज़ अरकान थे केपी के, वो कहाँ तक पहुँची, उनकी जो शिकायत थी और उस पर क्या किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, उनकी क्या शिकायत सुनी गई या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। अब इन तमाम तर मैटर्स पे बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शफी जान साहब। शफी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। शफी, आज बजट पास हो गया केपी का। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब ने ये कहा आज कि बानी पीटीआई से जब तक मुलाकात नहीं होगी, एनईसी से जो मीटिंग में एक डिस्कशन चल रही थी सूबों का इजाफी फंड्स वगैरह अपने शेयर करने के लिए वफाक के लिए, तो उस पर उन्होंने कहा जब तक मुलाकात नहीं होती तब तक हम किसी भी तरह के ड्राफ्ट पे साइन नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग बजट से मुतालिक भी कह रहे थे कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, उनसे बातचीत नहीं होगी, तब तक हम बजट के हवाले से भी कुछ तशवीश रखते हैं। तो ऐसे में फिर आज क्या हुआ कि आप लोगों को ये करना पड़ा, बजट पास हो गया इमरान खान से मुलाकात के बगैर? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक बजट की बात है तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज सीएम अफरीदी साहब ने बजट पेश कर दिया है। इस पे मजीद अब बहस होगी और कुछ दिनों बाद इस पे वोटिंग होगी और पास किया जाएगा। जहां तक बात है कि मुलाकात के साथ इसको जोड़ा गया था, बिल्कुल हमने हाई कोर्ट में भी पिटीशन जमा की थी और हम चाहते थे, सीएम अफरीदी साहब खुद वहां पे गए, उन्होंने पिटीशन को साइन किया, मुजम्मिल साहब उनके हमरा थे और हम चाहते थे कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हो, क्योंकि बजट के बारे में हम उनसे इनपुट लेना चाहते थे, उनकी विजन की अक्कासी चाहते थे। लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हुआ, वो बेंच ही टूट गया। और आपको ये भी पता होगा कि पिछले 7 महीनों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। फिर पार्टी के अंदर हमने अपनी कानूनी टीम को बैठाया, कानूनी माहिरीन से मशावरत की। अफरीदी साहब की जाती ये ख्वाहिश थी कि वो 3 महीनों का एसेंशियल बजट पेश करे, क्योंकि एक आईनी जिम्मेदारी थी, सूबे के लोगों का हक है। लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगियां सामने आ रही थी। फिर पार्टी से दोबारा रुजू किया गया और फिर पार्टी ने यह फैसला किया कि पूरे साल का बजट पेश कर दिया जाए और आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 1 साल का बजट पेश कर दिया गया है। जहां तो तक शफी, ये जो कटौती एक की साल बात का आपने ये जो की, शफी 1 साल का जो बजट आज पेश किया आप लोगों ने, पहले आप खुद ही बता रहे हैं कि प्लान कुछ और था 3 महीने का और वो कुछ उसमें रिस्ट्रेंट्स थे, उसकी वजह से नहीं कर पाए। तो ये जो डिसीजन लिया आपकी कैबिनेट ने पेश करने का आज बजट, वो फिर किन ग्राउंड्स पर लिया गया? नहीं, कैबिनेट ने तो डिसीजन नहीं लिया, पार्टी के साथ राब्ता जाहिर है किया पूरी गया। पार्टी। अब जी, पार्टी की लीडरशिप से पूछा गया कि इस किस्म का एक सिचुएशन बनी हुई है कि 3 महीने का बजट अगर हम पेश करते हैं तो उसमें कानूनी पेचीदगियां हैं और तहरीक इंसाफ के लिए वैसे भी हालात जो हैं वो नॉर्मल नहीं है। तो हम इस पेचीदगी के सामने क्या करें, तो फिर उन्होंने ये फैसला किया कि पूरे साल का बजट पेश कर दिया जाए और जब भी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, बजट उनके सामने रखा जाएगा और उनसे पूछा जाएगा, उनकी इनपुट तब भी ली जाएगी। कुछ अगर वो ऐड करना चाहते हैं या कुछ इससे माइनस करना चाहते हैं तो हम मिनी बजट लेके आएंगे। और अच्छा। जहां तक कटौती की बात आपने की, तो कटौती की बात यह है कि हम नहीं, जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो जाती, फेडरल हुकूमत जो शेयर खैबर पख्तूनख्वा से मांग रहा है 175 अरब का, वो किसी सूरत मुमकिन नहीं है। एनईसी में अच्छा। भी हमारा यही, हमने बड़े क्लियर स्टैंड था। एनईसी में भी अफरीदी साहब ने कहा कि ये बहुत बड़ा फैसला है,
सूबे के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की हुकूमत है। आप इमरान खान साहब से मुलाकात का जो है वो बंदोबस्त करें, हम उनसे मिलेंगे, उनकी राय लेंगे, वो उनकी जो भी राय होगी वो आपके सामने रख दी जाएगी। अगर उन्होंने हामी भरी तो बिल्कुल हम अपना जो शेयर है वो फेडरल हुकूमत को देंगे, अगर उन्होंने नफ़ी कर दी इस बात की तो हम किसी सूरत अपना शेयर जो यानी है अभी वो फेडरल हुकूमत को नहीं देंगे। केपी हुकूमत इसलिए तैयार है कि बजट चले पेश कर दिया गया, वो पास हो जाएगा आफ्टर डिस्कशन एंड एवरीथिंग, लेकिन अभी के लिए इसको चूंकि पेश करना और पास करवाना लाजमी था। आइंदा के लिए इरादा ये रखा जाता है कि अगर इमरान खान साहब उसमें कोई चेंजेस करते हैं तो फिर मिनी बजट लाया जाएगा। जी बिल्कुल, आईनी जिम्मेदारी थी और आपको पता था कि 30 जून से पहले पेश करना लाजमी था। और कुछ दिन इस पे बहस होता है और फिर वोटिंग होती है, फिर सप्लीमेंट्री बजट आता है 3-4 दिन, उस पे बहस होती है, तो ये 8-10 दिन का प्रोसेस है। तो बिल्कुल एंड ऑफ द डे फिर हम इसमें जो अपने कुछ डेट आपके से आ नाराज गए थे। अरकान सामने आए थे जरा केपी के अंदर से, मुश्ताक गनी साहब वगैरह, ये कह रहे हैं कि इस तरह तो हुकूमत के ऊपर कोई दबाव ही नहीं रहा, वफाक पे दबाव खत्म हो गया, आपने बजट पेश कर दिया, यानी कि बजट के ऊपर जो रुकावट थी कुछ वफाक को हो सकती थी वो भी नहीं रही। और फिर जो फैसला किया गया, पहले आप खुद बता रहे हैं कि अब 3 महीने का कुछ इस तरह का प्लान था जिसपे काम नहीं हुआ, तो क्या आप लोग किसी दबाव में आके पीछे हटे? इसकी क्या बुनियादी वजह हो सकती है? और जो क्या मुश्ताक साहब बात करें वो दुरुस्त है, किस तरह वफाक नहीं, पे पहली दबाव नहीं बात ये रहेगा? है कि कोई किसी का कोई दबाव नहीं है। जहां तक आपने मुश्ताक गनी साहब की बात की, बजट पेश करने की बात की थी कि मुश्ताक गनी आज हमारी पार्लिमानी मीटिंग थी, आपने देखा होगा कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें अप्रूवल लिया गया बजट का। उसके बाद पार्लिमानी पार्टी थी और उसमें हम 80 से ज्यादा हमारे पार्लिमानी अरकान जो थे वो उन्होंने शरीक हुए। तो हम तो बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं और हम बड़े आराम से ये बजट पास कर देंगे। जहां तक मुश्ताक गनी की आपने बात की और बजट के हवाले से उनका जिक्र किया, तो पिछला बजट भी तो इमरान खान साहब से कोई मशावरत नहीं हुई थी, तो फिर मुश्ताक गनी साहब उस टाइम क्यों खामोश थे? अच्छा। अब कैबिनेट की एक्सपेंशन के बाद जब कैबिनेट एक्सपेंड हो गया और मुश्ताक गनी साहब का नाम उसमें नहीं आया, फिर इस किस्म के बयानात देना वो इखलाकी तौर पे भी अच्छा नहीं लगता। इखलाकी तौर पे ये बेहतर होता कि कैबिनेट के एक्सपेंशन से पहले वो ये बात करते, वो इमरान खान साहब की बात जो अब तहरीक की बात वो कर रहे हैं, ये कैबिनेट के एक्सपेंशन से पहले करते तो इनके बाद में ज्यादा वजन होता। पिछला जो बजट था वो भी तो इमरान खान साहब से कंसल्ट नहीं किया गया था, उस पर भी गनी साहब क्यों खामोश थे? बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर कैबिनेट में इनकी जगह नहीं बनी, फिर इस किस्म के हथकंडे उनके, क्योंकि वो 3 दफा एमपीए मुंतखब हो चुके हैं, वो साबिक अच्छा। स्पीकर हैं। अच्छा। इमरान खान साहब के मरहून मिन्नत है, वो 3 दफा अगर एमपीए बने हैं तो इमरान खान साहब के वोट की वजह से बने हैं। और 92 एमपी इस वक्त अगर हाउस में मौजूद है या एमएनएज है या हमारे सेनेटर्स हैं, हर एक बंदा इमरान खान साहब के मरहून मिन्नत है। अगर वो इमरान खान साहब की पार्टी को बजट के दौरान वोट नहीं करेगा तो डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ बात जाती है। और फिर अगर वो खान साहब की लाइन से डी ट्रैक हो रहा है तो फिर महमूद खान और परवेज खटक के जो नताइज थे वो जहन में रखने चाहिए उनको। अच्छा ठीक है शफी, हमने एक प्रोग्राम देखा आपका, खुद फैसल वाड़ा साहब आपके साथ बैठे थे, उन्होंने कहा कि आप बजट पास कराएं, इमरान खान से मुलाकात की गारंटी मैं देता हूं। अब जाहिर है वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीब समझे जाते हैं, तो क्या इस तरह की कोई सेटलमेंट हुई है? नहीं, कोई सेटलमेंट नहीं हुई, वो तो ऑन द कैमरा जो नहीं, बात कल कर भी रहे उन्होंने थे एक वो और आपने। प्रोग्राम में कहा कि ऑफ कैम भी जब शफी जान साहब से मेरी बात हुई 5-7 मिनट, और उन्होंने कहा कि उसमें मैंने उनको यही कहा है कि आप बजट पास कराएं, ये गारंटी है कि आपकी इमरान खान से मुलाकात होगी। तो आपकी बात हुई थी नहीं उनसे ऐसी कोई? नहीं, देखिए पहली बात यह है कि हम किसी डील की तरफ नहीं देख रहे और फैसल वाडा साहब इस तरह की बातें करते हैं। और अच्छा। आपने दूसरी चीज भी देखी होगी कि फेडरल हुकूमत के जो वुज़रा है, जब भी उन्होंने इमरान खान साहब के मुलाकात के हवाले से बात की, जब भी उन्होंने खान साहब के सेहत के हवाले से बात की, तमाम तर दावे जो है वो झूठे साबित हुए हैं। तो इनके इख्तियार में ये चीज नहीं है। जब भी हमने इनसे इमरान खान साहब के मुतालिक बात की तो इनको बेख्तियार पाया है। तो हम फैसल किसी वाड़ा की आप डील की बात कर तरफ रहे हैं? नहीं देख रहे, हम किसी डील की तरफ नहीं देख रहे, ना हम किसी बैकडोर राब्ते पे जो है यकीन रखते हैं। हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो बहाल हो, अदालती अहकामात मौजूद हैं और खैबर पख्तूनख्वा के सीएम का ये बुनियादी हक है कि वो बजट के लिए और दीगर इश्यूज के लिए अपने लीडर से मुलाकात करे, जिस तरह पीपल्स पार्टी करती है, तो जिस तरह शफी मुस्लिम इसका लीग नून मतलब ये हुआ करती कि है। फैसल वाड़ा साहब ने जो आपको ऑफर की है उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं लगती है आपको, और वो आप कह रहे हैं कि वो बेख्तियार ही आपको लगते हैं, और ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि वो इमरान खान से मुलाकात करवा दें? नहीं नहीं, बजट का और फैसल वाडा का कोई ताल्लुक नहीं है। फैसल वाडा साहब जो हैं वो जिस डील की वो बात कर रहे हैं उससे पहले ही ये तय हो गया था कि हम बजट पेश करने जा रहे हैं। उससे अच्छा। पहले ही स्टेटमेंट आ चुकी थी, उस शो से पहले अगर आप चेक कर लें तो पहले स्टेटमेंट आ चुकी थी। जहां तक बजट की बात है, ये हमारी आईनी जिम्मेदारी थी और सुबह खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का हक था और अफरीदी साहब का भी ये बुनियादी हक था कि वो अपने लीडर से मुलाकात करते, क्योंकि लीडर की जो इमरान खान साहब हैं उनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में।
मैंने भी पहले भी जिक्र किया कि जो भी बड़े फैसले लिए जाते हैं, बाकी पार्टियां बड़े फैसले लेती हैं, तो वो भी अपने लीडर से कंसल्ट करते हैं। तो ये हमारा भी बुनियादी हक है और खान साहब का भी बुनियादी हक है कि हम उनसे कंसल्ट करें, वो अपनी इनपुट दें। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में ना तो कानून है और ना आईन है, दोनों चीजें मुअत्तल हैं। फिर अदालती अहकामात को भी नजरअंदाज किया जा रहा है और अदालत इतनी वीक फुटिंग्स पे है कि जब हम अदालत के पास जाते हैं कि हम्म। आपकी हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहे, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं सुनते, ना लगाते हैं। तो ये तमाम तर सिचुएशन पूरे कौम के सामने है। अब आप देख रहे होंगे कि जो कटौती की बात है वो तो खान साहब की मुलाकात से मशरूत है। अगर मुलाकात करवाई गई और मुलाकात में ये फैसला इमरान खान साहब ने किया तो हम्म। बिल्कुल मनोअन कबूल किया जाएगा। अगर उन्होंने अच्छा, नफी कर दी तो किसी सूरत ही कटौती नहीं होगी। ठीक है, न्यूज़ टुनाइट में एक ब्रेक शामिल करते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। अच्छा शफी, एक सहाफ़ती हलकों के अंदर एक खबर जो आज बहुत सर्कुलेट कर रही है वो ये कि आपने बल्कि 2-3 दिन पहले खुद इस पे बात की थी कि इमरान खान को लाया गया एक बार फिर से अस्पताल और खुफिया तौर पे लाया गया, उसके बारे में पीटीआई को या उनकी फैमिली को कोई खबर नहीं दी गई। उसके बाद जो असल खबर आई सहाफ़ती हलकों के अंदर वो ये कि इमरान खान को इस्लामाबाद नहीं बल्कि रावलपिंडी शिफा आई हॉस्पिटल जो है वहाँ ले जाया गया और वहाँ पर उनकी कोई एक या दो बहुत ख़ास अशख़ास हैं, उनसे उनकी मुलाकात भी हुई है और कुछ जो मुलाकात हुई है उसके खदोहाल वो मैं बाद में आपसे पूछती हूँ, आप मुझे इसके बारे में पहले बताइएगा। देखिए, पहली बात यह है कि जिस ट्वीट का आपने जिक्र किया, बिल्कुल मैंने ट्वीट किया था और इमरान खान साहब को रात के अंधेरे में ये पिम्स लेके आए थे और पिम्स में रेटिना का स्पेशलिस्ट भी मौजूद नहीं है। और ये एक आम जहन की बात है कि जिस मर्ज का स्पेशलिस्ट किसी हॉस्पिटल में ना हो तो वहां पे मरीज को ना लेके जाया जा सकता है और ना मरीज खुद जाता है। इमरान खान साहब को पिम्स क्यों लाया गया? क्योंकि वहां पे तो रेटिना का उनको स्पेशलिस्ट ही नहीं है। फिर रावलपिंडी शिफा आई हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, उनको पिम्स लाया गया? नहीं, ऐसी कोई खबर हमारे पास नहीं है और ना ही मुलाकात के हवाले से जो आपने जिक्र किया ऐसी कोई मालूमात हमारे पास है। ना ही सीएम अफरीदी साहब की कोई मुलाकात उनसे हुई और गौहर साहब का नाम लिया जा रहा था तो गौहर साहब ने तो खुद इस बात की तरदीद कर दी कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। रात के अंधेरे में ये जेल की मैनुअल की खिलाफ वर्जी करते हैं और इमरान खान साहब को पिम्स लाते हैं और वहां पे ना फैमिली के किसी मेंबर को बताया जाता है, ना जाती डॉक्टर की रसाई होती है। फिर बारहा इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, किस चीज के लगाए जा रहे हैं? ये तमाम तर सवालात जो हैं पाकिस्तानी कौम के ज़हनों में उभर रहे हैं और हमें बड़ी तशवीश है उनकी सेहत के हवाले से। हम इस सेहत के लेके हम कोर्ट्स भी गए, हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही। और आपने ये भी देखा होगा कि 7 महीनों से मुलाकात इमरान खान साहब से बंद है। ना वकला की मुलाकात हो रही है, ना फैमिली की हो रही है। फैमिली की आखिरी मुलाकात दिसंबर के स्टार्ट में हुई थी और वकीलों की आखिरी मुलाकात जो है वो 16 अक्टूबर को हुई थी। तो बुनियादी जो हुकूक इमरान खान साहब के हैं उसको सल्ब किया जा रहा है। तो हर मंगल को आप वैसे देखते शफी, हैं आप कि बात कर रहे हैं कि ये इमरान खान से 7 महीने से मुलाकात नहीं हो पा रही, क्या आप लोगों के पास ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि बजट के ऊपर आप लोगों का जो जैसे मुश्ताक गनी साहब ने बात की थी, तो आप लोग अगर अभी ये बजट एकदम से ना पेश किया जाता या ना पास किया जाता और हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की जाती कि हमारी एटलीस्ट इमरान खान से मुलाकात करवाएं बजट के बहाने ही सही, तो ये ज्यादा बेहतर ना हो जाता? कोई प्रेशर तो आता है ना हुकूमत के ऊपर? नहीं, बिल्कुल ये बात की गई थी और हम चाहते भी थे कि बजट के लिए इमरान खान साहब से मुलाकात हो। इसलिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, वहां पे उन्होंने पिटीशन जमा की, लेकिन वहां भी वो बेंच टूट गया। हमने तो आखिरी हद तक कोशिशें की कि मुलाकात हो, लेकिन यहाँ पे जो है वो दिन भी खत्म हो रहे थे। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारे पास 8 से 10 दिन इसके लिए चाहिए कि इस पे बहस होगी, फिर वोटिंग होगी, फिर सप्लीमेंट्री बजट आएगा, 3-4 दिन उस पे बहस होगी। तो हम तो बिल्कुल एंड ऑफ द बिल्कुल जो टाइम था उसके एंड पे आ गए थे। अब ये एक आईनी जिम्मेदारी थी और जब भी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो बजट जरूर उनसे डिस्कस होगा। जो वो एडिशन करना चाहते हैं, सब्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, तो इसके लिए मनी बजट लाया जा सकता है। और गनी साहब की बात आपने दोबारा जिक्र किया, तो गनी साहब को पिछले बजट में भी इस किस्म के बयान देने चाहिए थे। ठीक, नहीं वो मैं सिर्फ एक मिसाल दे रही थी कि जो वो बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि मुझे बताएं कि वज़ीर आला ने कहा कि 48 अरब रुपए का खसारा वो कर्ज लेकर नहीं बल्कि सूबे के अपने वसाइल से पूरा किया जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि ये या अवाम को बताएं कि कौन से अपने वसाइल हैं जहां से ये 48 अरब रुपए पूरे किए जाएंगे? क्या अवाम पे इसका बोझ डाला जाएगा? देखिए, पहली बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने आज जो बजट पेश किया है, सीएम अफरीदी साहब ने खुद ये बजट पेश किया, ये एक तारीखी बजट था और तमाम सूबों से बेहतर बजट था और इवन फेडरल हुकूमत से बेहतर बजट है।
आपने देखा होगा कि पंजाब के बजट पे कोई बात नहीं हो रही, वहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे हैं, तनख्वाहों के हवाले से, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से इस वक्त लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। सिंध का बजट तो कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा, मतलब वहाँ पे तो कोई खास चीज़ हुई नहीं है और हम्म। तमाम तर जो तवज्जो थी वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ थी और खैबर पख्तूनख्वा के बजट के मुतालिक थी। आज हमने 2200 तकरीबन कोई 2200 अरब का बजट पे 2100 2122 का बजट हमने पेश किया और हम्म। हमारे जो अखराजात हैं वो 2170 हैं, तो 48 अरब का ये डेफिसिट आता है और खैबर पख्तूनख्वा ने डेफिसिट बजट पेश किया। अब हम जो डेफिसिट की जो रकम है वो हम अपनी बचत से पूरी करेंगे, हम कोई कर्जा नहीं लेंगे। इसके साथ साथ अगर आप बजट पे नजर दौड़ाएं तो ये सबसे बेहतरीन बजट है। सबसे ज्यादा पैसे जो है वो हमने तालीम के लिए रखे, पिछले साल 419 अरब थे और इस साल 468 अरब है। फिर अच्छा। इसके साथ साथ दूसरा जो नंबर है वो सेहत का है, 275 अरब पिछले साल का था, इस साल 334 अरब है। फिर तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो महकमे पुलिस है। अमन अमान की सूरत हाल, जारी दहशतगर्दी की जो लहर है, तो उसमें जब सबसे बड़ा तीसरा हिस्सा बजट का अगर आप देख लें तो वो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए रखा गया है। 164 अरब से बढ़ा के 191 अरब कर दिया गया है। अच्छा। तमाम सेक्टर्स को इसमें जो है वो बड़े क्लोजली देखा गया है। हमने तनख्वाहें भी सबसे ज्यादा बढ़ा ली हैं। हम्म। अगर आप तनख्वाह के देख लें और अलाउंस को मिला लें तो ये करीबन कोई 15-16% बन जाती है, 7% बेसिक्स पे है। कुछ इनको अलाउंस मिल रहा है, कोई 24-25 की तनख्वाह का इनका अलाउंस था। तो तमाम तरह चीज़ों को मिला के हम 15 से 16% पे पहुंच जाते हैं। बाकी सूबों में पेंशन 3% बढ़ी है, हमने उनसे ज़्यादा बढ़ाई है। हम्म। बाकी सूबों ने तनख्वाह 7% बेसिक बढ़ाई है, लेकिन हम तो अलाउंस मिला के 14-15% पे चले गए हैं। तो खैबर सही। पख्तूनख्वा का ये जो बजट है ये एक बेहतरीन बजट है। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया बल्कि लोगों को टैक्स की छूट दी। हम 5 मरला की जो हाउस होल्ड है उसको टैक्स छूट में शामिल कर दिया गया है। तो जो खैबर पख्तूनख्वा का बजट है वो सबसे बेहतरीन बजट है, अवाम दोस्त बजट है, जिसमें रोजगार को टारगेट किया गया है, जिसमें गुर्बत खत्म करने के लिए टारगेट किया गया है। फिर इसके साथ साथ हमने शफी, आला मेरी तालीम के तस्हीह लिए पैसे कीजिएगा, अगर रखे हैं। अगर मैं गलत हूं मेरी तस्हीह कीजिएगा। वैसे आपने अब ये दावा किया कि आवाम दोस्त बजट है और उस पर कोई नया टैक्स नहीं लगा, लेकिन फाइनेंस बिल के मुताबिक तो आपने मोटर रिक्शा पर 1000 रुपए सालाना, रेंटल गाड़ियों पर फी सीट जो है वो टैक्स, और 5 मरले के घरों पर ये टैक्स लगा दिया गया है। मिडिल क्लास और गरीब नहीं, जो 5 रिक्शे। मरलों को जी जी जी। नहीं, 5 मरले को तो हमने टैक्स से छूट दे दी है। 5 अच्छा। मरला जो हाउस होल्ड है उस पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा और ये अच्छा। बहुत बड़ा कदम है। इससे 2 लाख घर जो है वो मुस्तफीद होंगे। अब 2 लाख घर के जो अफराद हैं तो वो लाखों में चले जाते हैं। ये तो एक इनकलाबी कदम है, किसी सूबे ने ये कदम अभी तक नहीं उठाया। वाहिद सीएम अफरीदी साहब हैं और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है कि इतना बड़ा स्टेप लिया गया। बात बड़ी वाज़ेह है कि आप तमाम तर बजट को कल हम जब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कल दोपहर को, तो तमाम तर चीज़ें आपके सामने आ जाएँगी और इसमें बाकी पंजाब सिंध को भी हम सामने रख के, और जो डिसीजन हमने लिए और जो डिसीजन उन्होंने लिए तो उसका तकाबुल किया जाएगा और आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा इंशाल्लाह। अच्छा शफी, मुझे ये बताएं कि आज वजीर आजम साहब खुद गए, महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात हुई, फिर उसके बाद उनकी ही रहनुमाई में उनके ऑर्डर पे ये बताया गया कि अपोजिशन के कुछ नुमाइंदगान से हुकूमत के नुमाइंदगान मिलेंगे, वो मीटिंग भी हुई, उसके बारे में अपडेट करें, क्या बातचीत हुई? देखिए बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने कुछ दिन पहले भी जो है एक मुज़ाकरात की ऑफ़र की थी। आज वो सीट्स पे गए हैं और मुसाफ़ा भी हुआ है। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जो वज़ीर आज़म इस वक़्त बरसरे इक़्तिदार है, ये बे-इख्तियार है। आपको अच्छा। याद होगा कि जब अफ़रीदी साहब ने उन्होंने मुलाकात के बारे में बात की थी, तो उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। फिर स्पीकर साहब भी काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि बातचीत के लिए मेरा ऑफ़िस इस्तेमाल किया जाए। लेकिन फिर आपने ये भी देखा होगा कि लीडर ऑफ अपोज़िशन की जब इश्यू बना तो 5 महीने नोटिफ़िकेशन नहीं हो रहा था। तमाम कानूनी चीज़ें पूरी थी, लेकिन उसके बावजूद मुक़तदरा से जो है हामी नहीं भरी जा रही थी और वो हम्म। उसी तरफ देख रहे थे। जब इख्तियार ये है कि आप अपने लीडर ऑफ अपोज़िशन को नॉमिनेट नहीं कर सकते, आप प्राइम मिनिस्टर होते हुए एक मुलाकात नहीं करवा सकते, फिर इनसे बातचीत का कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। गौहर साहब चीज़ों को कई दफ़ा आगे लेके बड़े डेडलॉक का शिकार हुए। बिल्कुल हम एक सियासी पार्टी हैं, सियासी लोग हैं, बातचीत पे यकीन रखते हैं। लेकिन बातचीत के लिए आपको ये देखना होता है कि आप जिससे बातचीत कर रहे हैं उसके पास इख्तियार कितना है, सामने वाले फरीक के पास क्या इख्तियारात हैं। तो यही चीज़ हम भी देख रहे हैं। अगर हुकूमत मैंडेट की वापसी पे बात करती है, हुकूमत नए इलेक्शन पे बात करती है, हुकूमत नई ईसीपी पे बात करती है, इमरान खान साहब तक रिसाई की बात करती है, मुलाकातों की बहाली की बात करती है, 64,000 एफआईआर्स की खात्मे की बात करती है, 22,000 अफराद जो हमारे जेलों में हैं
उनकी वापसी की बात करती है, या सेकंड टीयरशिप जो इस वक्त इमरान खान साहब से वफादारी की सजा काट रहे हैं, उनकी वापसी की बात करती है, बुशरा बीबी के मुतालिक कोई बात होती है तो बिल्कुल हम इनसे बात करेंगे। अगर ये फंडामेंटल्स कुछ पॉइंट्स हैं, इस पे हुकूमत बात नहीं करेगी तो हमें भी कोई शौक नहीं है उनसे बात करने का। ठीक है। अच्छा शफी, एक और चीज़ जो बहुत अंडर डिस्कशन है वो ये कि इस वक्त वफाक के अंदर कुछ बहुत बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं। कुछ ऐसे वज़रा हैं जिनसे रावलपिंडी से कुछ खुशी नहीं है, या कुछ इस तरह के हालात हैं जिसके अंदर कुछ तब्दीली हो सकती है। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बहुत से मसाइल आमने सामने आते रहते हैं, लेकिन वो इन दी एंड फिक्स हो जाते हैं। तो आप लोग क्या बतौर अपोजिशन इस तरह की कोई डेवलपमेंट देख रहे हैं? आपको लगता है कि कुछ ऐसा मामला आ सकता है जिसके दौरान ये दो जमातें आपस में आमने सामने आ सकती है? राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस बात की तस्दीक की है कि कुछ ऐसा हो भी सकता है। बहुत से वज़रा ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस से वज़ीर आज़म भी खुश नहीं है, तो हो सकता है कुछ हो जाए। देखिए, पहली बात यह है कि आपने कहा कि कुछ वफाकी वज़रा की परफॉर्मेंस से पिंडी वाले खुश नहीं हैं, तो फिर तो हुकूमत उनकी हुई कि अगर वो कैबिनेट में चेंजेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो वज़ीर आज़म बैठा है इसका कोई इख्तियार नहीं है। आप फैसल वाड़ा साहब की भी हमने शुरू में बात की थी। फैसल वाड़ा साहब भी देखें नून लीग के ऊपर एकदम से वो उनके बारे में बड़े खिलाफ नजर आना शुरू हो गए। कुछ गल्फ स्ट्रीम की भी बातें कर रहे हैं, फिर उसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ तरह की बातें की, रद्दोबदल की भी बात हो रही है। वो कह रहे हैं सब कुछ आपको दे दिया, उसके बावजूद आप परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वो किसकी गलती है? तो वो इसी हुकूमत की बात कर रहे हैं ना। नहीं, फैसल वाड़ा की बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर करप्शन के स्कैंडल्स हैं इनके तो बिल्कुल वो सामने लाने चाहिए। तो ये बात भी ठीक है कि सब कुछ तो इनको दिया गया है, ये तो रेस में अकेले दौड़ रहे हैं और फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच रहे, तो ये तो नाअहल है ना। फिर इसका मतलब ये हुआ कि इनकी तजुर्बेकारी किधर गई? ये कहते थे कि हमारे पास तजुर्बेकार टीम है, वो तजुर्बेकार टीम किधर है? ये कहते हैं कि हम इकोनॉमिक जो सिचुएशन है इसका रिवाइवल करेंगे। तो आप खुद उठा ले, जो फिगर्स हैं वो आपके सामने हैं कि जिस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म की गई उस दिन फिगर्स क्या थे, एक्सपोर्ट्स के क्या फिगर्स थे, इकोनॉमिक कंडीशन इस मुल्क की कैसी थी और आज क्या है। 150 का पेट्रोल इनको महंगा लगता था, लेकिन खुद ये 520 तक पेट्रोल को लेके गए। फिर पेट्रोल का प्राइसेस जो है वो पुराने प्राइसेस पे सस्ता हो गया ना, 74 रुपीज। नहीं, वो देखें बात बड़ी वाज़ेह है कि 60% इन्होंने पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ाया था। 60% जो है किसी मुल्क ने इस ईरान और अमेरिका की जंग में जो है पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ाई। इन्होंने इस जंग को भी माली गनीमत जाना। मेरे पास वक्त कम है, गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन, माज़रत के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये हुकूमत आपको जाती हुई नजर आ रही है, या जो वज़रा का मैंने सवाल पूछा उनमें कोई तब्दीली हो सकती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान कोई दरार पड़ सकती है, ऐसा कुछ है? देखिए, नाअहली तो पीक पे है, निकम्मी भी पीक पे है ना। तजुर्बेकार टीम डिलीवर भी नहीं कर पा रही, और जिनकी बिसाखियों पे ये कड़े हैं उनकी मर्जी है कि वो बिसाखियां कब हटाते हैं। जिस दिन वो बिसाखियां हटा देंगे। और आपकी जो नाराजगियां थी शफी, वो कहाँ पहुंची? मुश्ताक गनी और पता नहीं ये बहुत से एमपी सामने आए थे कि हमारे ये मसाइल। जो लोग मीडिया पे गए हैं, जो लोग मीडिया पे गए हैं, पार्टी की वाज़ेह डायरेक्शन है उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। पार्लिमानी पार्टी में आज हमारे 80 से ज्यादा अरकान शामिल थे। हम बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं। जो लोग मीडिया पे गए हैं वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और अपनी फ्रस्ट्रेशन इस किस्म के बयानात से निकाल रहे हैं। पार्टी ने उनके खिलाफ क्या किया शफी? एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि जो लोग मीडिया में गए हैं और पार्टी की बातें मीडिया में जो कर रहे हैं इख्तिलाफात की, उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। और अभी कोई एक्शन कमेटी भी उनके लिए बनाई जा रही है। और जो लोग नाराज हैं और वो मीडिया में नहीं गए, बिल्कुल हम उनसे बात करेंगे। वो हमारी कुलीग्स हैं, उनका एहतराम है। इख्तिलाफात होते रहते हैं, लेकिन इख्तिलाफात बंद कमरे में ही सॉल्व करना बेहतर बात है। मीडिया में जाके इस किस्म के इल्जामात और उनके खिलाफ एक्शन कमेटी बनाई जा रही है जो कि क्या करेगी? देखिए, इसमें तो सुना जाएगा, एक्शन कमेटी देखेगी कि क्या रीजंस थी, उनको सुना भी जाएगा। अगर आगे जिस किस्म की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है उसकी जो सजा होगी वो इनको देनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शफी जान साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन ने सुनी न्यूज़ टुनाइट विद नमरा बासी में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं। जी वेलकम
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने लगे कि एक तरफ ईरान, अमेरिका, इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सिफारती और जो अस्करी मवाद पे बहुत अहम डेवलपमेंट्स आ रही हैं। कल इलेक्ट्रॉनिकली एक जो मुआहदा था, जो MOU है, वो साइन हो चुका। दूसरी तरफ इन वाक़यात के असरात हैं वो आलमी मईशत पर नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान तक महसूस किए गए। आज पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब उन्होंने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि जो हमने अपना वादा किया था आवाम से पहले, वो आज हम पूरा करने जा रहे हैं। और फिर हमने देखा कि पेट्रोल की प्राइसेस खासी कम हुई, जो कि इससे भी ज़्यादा होनी थी, लेकिन 74 रुपीज़ का ये हमने देखा कि ये कमी आई है। अब प्राइम मिनिस्टर ने ईरान के सदर के साथ होने वाली गुफ्तगू का भी हवाला दिया कि ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के किरदार को जहाँ पे सराहा और उसका शुक्रिया अदा किया। और वज़ीर आज़म ने यह भी इशारा किया कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तान में ये जो खातिर ख्वाह कमी जिसका मैंने जिक्र किया, वो आवाम की खिदमत का हिस्सा है और जो हमारा पुराना वादा उसको पूरा किया। लेकिन ये सब चले, इकोनॉमिक इफेक्ट इस जंग का है और वो हम महसूस होता हुआ शायद इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में भी इसको फील करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी के बाद जो तवज्जो का मरकज़ भी है, पूरी दुनिया की तवज्जो इस तरफ है, वहाँ पे अमेरिका और कतर की सालिसी और ईरान की मुआवनत से सीज़ फायर तय पाने का दावा हुआ। लेकिन जंग बंदी का आगाज़ अगर लेट्स से आज की हम बात करें, उसके फौरी बाद यानी कि आपका एक MOU भी साइन हो चुका, उसके बाद जनूबी लेबनान के अंदर फ़ज़ाई हमले हुए 12 या 16 के करीब, ये नंबर सामने आ रहा है, जो कि आज भी शहादतें हुई हैं जनूबी लेबनान के अंदर। और गोलाबारी की इत्तलात ने इस मुआहदे के मुस्तकबिल पे तो बहुत से क्वेश्चंस रेज कर दिए एकदम से कि ये MOU साइन होने के बाद ही फौरन बाद ये हमले जो कि शर्त अव्वल थे, वहाँ पे भी ये हमले नहीं रुके। ईरान ने भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ये खबरदार कर दिया कि अगर किसी भी फरीक ने मुआहदे की किसी भी किस्म से खिलाफ वर्जी की या जो इजाफी शराइत हैं वो मुसल्लत करने की कोशिश की गई, तो फिर उसका भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। नाउ दिस हैज़ बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी ये सूरत हाल है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें इफ्तिखार फिरदौस साहब। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताएं कि कल MOU साइन होता है और आज उसके बाद हम देख रहे हैं कि इजराइल की तरफ से लेबनान के अंदर हमले वो जारी रहते हैं। इसकी क्या वजह है और क्या ये हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस वक्त, या आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इसके मुताबिक कि ये इजराइल की तरफ से तो सीज फायर की खिलाफ वर्जी फौरी तौर पे देखने को मिल रही है? देखिए निम्रा साहिबा, जो सिचुएशन बनी थी MOU से पहले भी, जिसमें वर्चुअल साइनिंग की बात हुई और अब 60 दिन का जो है वो टाइम जो है वो दिया गया है, उसमें ये बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो सिचुएशन इस टाइम पर ऑन ग्राउंड है लेबनान के अंदर, उसमें जो कंटिन्यूअस इजरायली अटैक्स हैं, इसको आप एक तरीके से सैबोटाज के तौर पर जो है वो देख सकते हैं। लेकिन हमने अमेरिका की तरफ से भी जो है ये बात देखी है कि उन्होंने कहा है कि जब भी कोई इजराइल को कोई ऐसा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नजर आए जो उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो, तो वो एक प्रॉब्लम जो है वो बनेगी। आज जो फॉरेन मीडिया है और कुछ जो IRGC एफिलिएटेड मीडिया है ईरान पे, उन्होंने जो है बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक भी की है कि जो लेबनान के अंदर इजराइल के जो स्ट्राइक्स हैं उसकी वजह से उन्होंने ये प्रोसेस जो साइनिंग का था या इसको आगे ले जाने का था, उसको जो है वो मुअत्तल कर दिया। तो MOU तो है, लेकिन जो टेक्निकल लेवल की जो बातचीत है उसमें अभी ये दरार जो है वो आई है। और जो 60 दिन का अरसा था एक हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। जो वजह आपने पूछी कि वो क्यों कर रहा है, तो ऑब्वियसली इजराइल के अपने स्टेक्स हैं और वो पहले से भी जो इजराइल तो ये अगर बेशक इजराइल के अपने स्टेक्स हैं इसके अंदर, लेकिन MOU साइन जब हो चुका है उसके बाद अभी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाकायदा तौर पे मुज़ाकरात का आगाज होगा। व्हाइट हाउस की तरफ से ये बताया जाता है कि JD Vance हैड टू गो देयर, लेकिन वो भी नहीं जा रहे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मुज़ाकरात का आगाज जो कि होना था वो नहीं हो रहा, या आइंदा आने वाले दिनों में होगा? देखें, अभी तो उसकी पोस्टमोर्टम की जो है वो बात हो रही है। और आपने JD Vance की बात की, तो कल अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने, और हम जब से देख रहे हैं ये सारा कॉन्फ्लिक्ट, तब से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो जुबान जो है JD Vance ने इजराइल के लिए जो है वो इस्तेमाल की, बल्कि इस हद दर्जे तक कहा कि जो उनका डिफेंस सिस्टम है जिसकी वजह से आज इजराइल जो है वो इंटैक्ट है, वो भी अमेरिका की बदौलत है। तो इसलिए अगर इजराइल ये गेम इस तरह खेलेगा तो उसमें एक प्रॉब्लम जो है वो बनेगी आगे खिते के लिए, और उसमें काफी सख्त जुबान इस्तेमाल की। जहां तक ईरानियन स्टेटमेंट्स हैं, उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि जो मोहम्मद बाकिर कालीबाफ हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी उसके अंदर उन्होंने कहा कि अमेरिका गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहा है। यानी एक तरफ मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका एलाय जो है वो हमें बम्बार्ड यानी कर रहा है। इसलिए ये प्रॉब्लम
इतनी जल्दी जो है वो सुलझते हुए जो नजर नहीं आती, और जो टेक्निकल लेवल टॉक्स हैं उसके लिए मजीद जो है ये ताखीर बन सकती है। अच्छा, वैसे ये जो 60 डेज का एक टाइम फ्रेम है, इसके अंदर आपको लगता है कि ये मामला तय पा जाएंगे या ये आगे बढ़ सकता है, या ये 60 दिन के अंदर ही जिस तरह इजराइल एज अ स्पॉइलर रोल प्ले कर रहा है तो ये यहीं पे सैबोटाज हो जाएंगे? देखें, जो एमओयू से 60 डेज का ताल्लुक है, जब तक टेक्निकल लेवल बातचीत नहीं होती और जो उसके शराइत हैं, क्योंकि जो एमओयू है वो तो एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। लेकिन हमारे जरा इस बात की जो है वो तस्दीक करते हैं कि जो एनेक्सेस हैं, जो पब्लिक नहीं किए गए, जो उसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं, उसमें ये बात जो है वो तयशुदा है कि अगर दोनों फरीक मुत्तफिका तौर पर ये फैसला करते हैं कि टाइम जो है वो और चाहिए, तो टाइम जो है मजीद जो है वो दिया जाएगा। तो 60 दिन डज नॉट टेक्निकली मीन पूरे कि वो 60 दिन ही होंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इजराइल की प्रेजेंस है, तो मेरा सवाल था कि इजराइल की प्रेजेंस होते हुए 60 दिन के अंदर ये कुछ मामला तय पाते हुए नजर आते हैं पूरी दुनिया को, आपको, या नहीं? देखिए, एक उसका सिक्योरिटी पार्ट है और दूसरा उसका फाइनेंशियल पार्ट है। मेरे ख्याल में एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, जिसमें जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का है उसको कम से कम जो है वो जारी रहना चाहिए और बाकी मामलात साथ में चलते रहेंगे। अच्छा, वैसे ये जो इजराइल की तरफ से, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये जो आज भी अटैक्स हुए अब इजराइल की तरफ से, वो लेबनान में जारी रहे और जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें आपको लगता है कि अमेरिका कन्विंस कर पाएगा इजराइल को, या करना चाहता भी है या नहीं? जो बाकर कालिबाफ का आपने जिक्र किया कि ही सेइंग कि अमेरिका इज प्लेइंग द बैड कॉप और गुड कॉप, दोनों रोल्स वो प्ले करता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में वुड द यूएस एक्चुअली वांट कि इजराइल स्टॉप कर दे हमले और कन्विंस कर पाएगा? ऑन अ प्राइमा फेसाइल लेवल, यानी जो वादियुन नजर में चीज नजर आती है उसमें तो ऑब्वियसली उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन लेबनान एक कंटेंशस इशू जो है वो बनेगा और उसके रीजंस हैं। एक तो वो इजराइल के बॉर्डर के साथ डायरेक्टली लगता है, और दूसरा जो वहां पर हमास की प्रेजेंस है, वो एक पॉइंट जो है वो रहा है। और अगर आप इस पूरे प्रोस्पेक्ट का जो एक लार्जर पिक्चर है उसमें अगर आप इरानियन प्रॉक्सीज को जो है वो खत्म करना चाहते हैं, तो मुझे इजरायली जो लेबनीज फ्रंट है वो इतना जल्दी जो है वो ठंडा होता हुआ नजर नहीं आता। वैसे हम ये कह सकते हैं कि इजराइल और यूएस के अंदर कुछ दरार पड़ चुकी है, क्योंकि इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, इट्स नॉट अ यूजुअल थिंग कि एक यूएस प्रेसिडेंट वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर या किसी टॉप रिप्रेजेंटेटिव के बारे में इस तरह से बात करे। एक्सियोस की रिपोर्ट भी कुछ दिन पहले जो हमने देखी थी, अभी इवन जेडी वैंस के आज आपने जरूर स्टेटमेंट्स देखे होंगे, उनकी मीडिया की भी बात हो रही है, उनकी लीडरशिप की बात हो रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप उनके वाहिद एलाए रह चुके हैं सो फार इस पूरी दुनिया के अंदर, और आप उनके भी खिलाफ बात करेंगे तो वो फिर आपके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। तो क्या हम ये इस वक्त कंसिडर कर सकते हैं कि कुछ बहुत बड़ी दरार पड़ सकती है या पड़ चुकी है? देखिए, दरार तो उसी वक्त पड़ गई थी जब अमेरिका को इस जंग में खींच के लेकर आया गया और इस कन्विक्शन से कि इसका कोई नतीजा जो है वो अखज़ किया जा सकेगा। लेकिन उससे पहले भी जो 12 दिन की जंग थी, उसमें से जो अमेरिका की जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स निकल के आई थी, उसमें ऐसा नज़र आ रहा था कि चूंकि अमेरिका की इन्वेस्टमेंट इजराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा है और वहाँ का जो एक पॉलिटिकल क्लाउड है वो भी इम्पोर्टेंट है उनके लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शंस में अगर सेनेट में अपनी सीट्स जो है वो बरकरार जो है वो रखनी है और कांग्रेस में, उसके लिए उसको इजराइल की सपोर्ट की जो है वो हद से ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस टाइम पर लोकल पॉलिटिक्स जो है वो ग्लोबल जो सिक्योरिटी सिनारियो है उसको डिटरमिन कर रहा है। इवन अगर डिस्पाइट द फैक्ट दरार अगर पड़ भी गई है, तो मुझे ऐसा नजर नहीं आता कि इमीडिएटली उसमें कोई इतना बड़ा स्टेप होगा कि ये ताल्लुकात इस नहज पे चले जाएं कि मुकम्मल तौर पे टूट जाएं, क्योंकि ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और अमेरिका के जो मिडल ईस्ट की मेन एलाय है वो हमेशा से इजराइल ही जो है वो रहा है। एक दफा जब मिड टर्म इलेक्शंस गुजर जाएं उसके बाद शायद कोई ऐसी पॉलिसी निकल के आए जिसमें हमें ये लगे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जितने भी अमेरिकी ऑफिशियल से जो है वो बातचीत होती है या बंद कमरों के अंदर जो गुफ्तगू आती है, उसमें तो लगता है ऐसा ही है कि ये अब जो है अमेरिका इजराइल को एक लायबिलिटी के तौर पर तस्वुर करता है। और वो सारे लीक्स हैं जो एक्सियोस का आपने जिक्र किया, जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप को या सीनियर यूएस ऑफिशियल को कोट करके यही बात करते हैं कि जितनी भी कॉल्स हुई उसमें बाकायदा तौर पर तो ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट गाली गलौज तक जो है डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की बातचीत जो है वो गई थी। अच्छा, इसमें मुझे एक और चीज़ ये भी समझाएं कि इजराइल के खिलाफ फिर अगर यूएस जेन्युइनली चाहेगा कि वो लेबनान के अंदर हमले रोके तो कुछ सख्त इकदाम भी हो सकते हैं। अब बहुत से एक्सपर्ट्स को आप बात
बात करते सुने तो वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त नेतन्याहू इस सिचुएशन में जहां पे उसके पास कुछ और खोने के लिए है ही नहीं, वो ऑलरेडी सब कुछ लूज कर चुका है। ऐसे में अगर वो हमला रोक देता है तो इजरायली अवाम नाराज हो जाती है, पहले ही उनके जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैं उसकी वजह से बहुत कुछ सफर करना पड़ रहा है, और अगर हमले जारी रखे जाते हैं तो फिर वो प्रेसिडेंट ट्रंप का गुस्सा देखने को आएगा। अब हिजबुल्लाह ने उनका टैंक भी, जैसे आज कुछ खबर वो सामने आई कि टैंक तबाह करके बटालियन कमांडर समेत 4 ये फौजी मार गिराए। अब आपको लगता है कि ट्रंप इजराइल को दी जाने वाली फौजी या माली इमदाद जैसे सख्त इकदाम उठा के फिर इजराइल को मजीद प्रेशराइज करेगा? मैं ये समझता हूं कि अगर ये एनालिसिस है तो वो फिर जो लेबनान की अपनी एक पोजीशन है और उसकी एक अपनी इंटरनल पॉलिटिकल एक डिबेट है जिसमें लेबनीज जो गवर्नमेंट है और फिर उसके बरक्स जो शिया मिलिशियाज वहां पर है और फिर इजराइल का रोल है, ये बिल्कुल जो है मुख्तलिफ सिनारियो है। इसको आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या जो बाकी मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स हैं उसकी तरह नहीं देख सकते, क्योंकि लेबनान के अंदर जो उनकी अपनी मिलिट्री का रोल है या उनकी प्रेसिडेंशियल जो पॉलिटिक्स है उसका जो रोल है, उसके अंदर काफी डिफरेंसेस आपस में भी हैं और इजराइल भी ये जानता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमास, इजराइल तो एक स्टेट है जिसको जो है पाकिस्तान जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन ऑब्वियसली उसकी एक पॉलिटिकल डोमेन और एक पॉलिटिकल क्लाउड है, रिप्रेजेंटेशन है। जब ये सारी जंग शुरू भी हुई थी तो वो इसी बात से जो है वो हुई थी कि ईरान जो है वो बाकी ममालिक के अंदर जो है इंटरफेरेंस जो है वो खत्म करेगा। तो अगर हमास अटैक्स जो है वो कंटिन्यूड रखता है तो इस बात की सिग्नलिंग जरूर है कि इजराइल का रिस्पांस भी जो है वो आएगा। तो शायद हुर्मुज से या ईरान से तो ये बात निकल गई है, ये सब का सब अब इस लेबनान के अंदर जो है वो डेवलप होते हुए नजर आता है, क्योंकि लेबनान जो है वो एक आखिरी फ्रंट बचा है जहां से उस किस्म की रेजिस्टेंस आ रही है जैसे बाकायदा तौर पर बाकी मिडल ईस्ट से आती थी। अच्छा, तेहरान के भी हालात बताएं। तेहरान के अंदर इस वक्त क्या ये जो MOU है उसको किस तरह से कंसिडर किया जा रहा होगा? तेहरान चूंकि हमें बहुत स्ट्रांग पोजीशन में नजर आते हैं, अगर आप इस MOU के पॉइंट्स देखें तो उसमें तो ये लगता है कि जो आगाज किया गया था रजीम चेंज से लेके न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल खत्म कर देना और जो इनरिच यूरेनियम है उसको जीरो पे ले जाना, लेकिन उसके बजाय अभी भी ये कहा जा रहा है कि वो चलें कुछ हद तक कम कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं मिसाइल प्रोग्राम की बात करूं तो उस पर प्रेसिडेंट ट्रंप सेट के जहां पे दीगर स्टेट्स के पास है तो ईरान के पास ना होना ये बड़ा ही कुछ अनजस्ट सा लगता है। तो ये शिफ्ट यूएस की तरफ तो इसलिए नजर आता है कि तेहरान के अंदर लीडरशिप अब बहुत शुरू में ये भी खबरें आई थी कि नहीं भाई, जो मुज्तबा खामनेई साहब चाहते हैं वो उनकी IRGC नहीं चाहता, जो IRGC चाहता है माज़रत के साथ वो दीगर ग्रुप्स नहीं चाहते। तो अब ईरान के अंदर क्या पोजीशन होगी? देखें, ईरान के अंदर हमें एक स्प्लिट और डिवाइड नजर आता है। आपने मुज्तबा खामेनेई साहब का जिक्र किया, तो अगर आप उनकी स्टेटमेंट को देख भी लें उसके अंदर क्लियरली लिखा है, चूंकि प्रेसिडेंट ने कमिट किया था, यानी पेज़ेशकियान साहब ने कमिट किया था, इसलिए मैंने उसको जो है वो एग्री किया है, यानी वो खुद उन्होंने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। और अगर मैं आपको थोड़ा पीछे जो है वो ले तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि प्रेसिडेंट और जो मुज्तबा खामेनेई साहब हैं सुप्रीम लीडर, ये एक पेज पे नहीं है? नहीं, मैं ये समझता हूं कि उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिया है मुज्तबा खामेनेई साहब को, वो एक्सेप्टेबल इसलिए था कि उन्होंने कहा कि इसमें ईरान को कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स नजर आती हैं, लेकिन वो कन्विंस्ड नहीं थे। उन्होंने इस बात का जिक्र जो है वो क्लियरली किया है और उसका जो, क्योंकि ईरान का जो सिस्टम है, जो रहबरी शूरा है और उसके नीचे जो फिर एक पॉलिटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो जो सुप्रीम नेशनल काउंसिल है जो आयतुल्लाह को रिपोर्ट करती है, वो एक परमानेंट एंटिटी है और गवर्नमेंट्स जो है वो आती जाती है। तो उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो जिम्मेदारी डाल ली थी और ये पहले भी जो एग्रीमेंट हुआ था 2018 में, जिसे अमेरिका जो है वो फिर वापस हो गया था, जिसको JCPOA कहते हैं, और उसके बाद अब ये दूसरा एग्रीमेंट जो है वो अमेरिका ने किया है। तो पिछले जो आयतुल्लाह थे खामेनेई, जिनको जो है वो शहीद कर दिया गया था, उन्होंने भी जब की थी ट्वीट इस हवाले से या पब्लिक स्टेटमेंट दी थी उस डील में, उन्होंने भी यही काम किया था कि वो पब्लिक गवर्नेंस सिस्टम के ऊपर जो है ये बात डाल दी थी कि वो इस बात के जो है जिम्मेदार हैं। तो जो आपका एक, और फिर उसके बरक्स अगर हम देखते हैं जो IRGC पार्ट है, उसे जो बातें सामने आ रही हैं उसमें भी ऐसा लगता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये इस बात से मुतसिल है कि ईरान के अंदर और अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस किस वो पॉइंट पे हो सकती है? अब क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि डिस्कस होते होंगे, जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, ये बहस कहाँ पे आती होगी? देखें, उसमें अंदर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उनके लिए वो एक सेंट्रल पार्ट था, क्योंकि वो एक लास्ट कार्ड था जो ईरान के पास था, जिसके जरिए यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम से चीजें बहुत आगे चली गई और अब जो टॉप प्रायोरिटी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन चुका है।
دیکھیں نیوکلیئر تو اگر آپ ایران کے پہلے بھی انہوں نے ایگری کیا تھا کہ ہم نیوکلیئر پروگرام نہیں چلائیں گے، پھر بھی یہ اٹیک جو ہے وہ ہوا تھا. تو ان کے پاس جو ایک آخری ہتھیار تھا وہ اسٹریٹ آف ہارمز تھا، اس سے جو ہے وہ کھول دینا ایرانین نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کرنے کی بدولت ایسا IRGC جو ہے وہ سوچتی ہے. اور اگر آپ ان کا میڈیا دیکھ لیں یا IRGC ایفیلیٹڈ اکاؤنٹس کو اگر انٹرپریٹ کر رہے ہیں تو اس میں بہت کلیئرلی ہے کہ اتنا جلدی نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک. کیونکہ ان کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کھول دیا جائے تو جو آخری لیوریج ہے وہ بھی ختم ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن دا شو. ناظرین نیوز ٹو نائٹ ود نمرا عباسی سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.